जहां एक तरफ सेमीकंडक्टर मामले में टाटा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान बता रहा है कि भारत कुछ इसरो वाले स्टाइल में आ रहा है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही भारत की तरफ दौड़े हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 16 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 9 करोड़ रुपए के ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सलरेटेड फंड की घोषणा की है। ये घोषणा ऑस्ट्रेलियाई विदेश और व्यापार मंत्री मैरिस पायने ने 26 फरवरी 2025 को की है। इस फंड का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को तेज करना और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाना है। इसे विस्तार से एक और ऐतिहासिक उदाहरण के साथ समझते हैं। इस फंड के तहत ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में निवेश करेगा, जैसे कि क्लीन एनर्जी, शिक्षा और कौशल विकास, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन। रिपोर्ट में कहा गया कि ये पहल ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत शुरू की गई है, जो साल 2022 में लागू हुआ था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंडशिप ग्रांट्स प्रोग्राम के लिए 4 मिलियन डॉलर यानी कि 2.5 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं, जिसका मकसद दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ाना है। पायने ने अपने बयान में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और ये फंड भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। ये कदम भारत के मेक इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इंडो पैसिफिक विजन को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। दोनों देशों के बीच व्यापार पहले से ही 46 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच चुका है और इस फंड में इसे और बढ़ाने की उम्मीद है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण भारत और ब्रिटेन के बीच 19वीं सदी का व्यापारिक रिश्ता है। 1800 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई, जिसमें एक थी फ्री ट्रेड पॉलिसी। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने भारत के साथ खुले व्यापार की शुरुआत की। इसके तहत ब्रिटिश कंपनियों को भारत में कपड़ा, चाय और मसालों जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की छूट दी गई। ये व्यापारिक रिश्ता शुरू में ब्रिटेन के लिए बहुत लाभकारी रहा, क्योंकि उसने भारत के कच्चे माल को सस्ते में खरीदा और अपने तैयार माल को भारत में ऊंचे दाम में बेचा। हालांकि ये भारत के स्थानीय उद्योगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, खास करके हथकरघा उद्योग को, जो तबाह कर गया। ये उदाहरण दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उनके परिणाम संतुलित नीतियों पर निर्भर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया फंड इस ऐतिहासिक संदर्भ से अलग है, क्योंकि यह पारस्परिक लाभ और सहयोग पर आधारित है, न कि एक तरफा शोषण पर। इस 16 मिलियन डॉलर के फंड से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता यहाँ साथ आती हुई दिखेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं यूके को भी देखा गया। इन्होंने भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 1000 करोड़ रुपए के व्यापार सौदों की घोषणा की है। ये घोषणा 25 फरवरी 2025 को की गई, जिसमें दोनों देशों के व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों को शामिल किया गया। ये कदम भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में एक कदम है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से बातचीत चल रही है। इसे विस्तार से एक और उदाहरण से समझिए। रिपोर्ट के अनुसार ये 100 मिलियन पाउंड के सौदे अलग अलग क्षेत्रों में फैले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हरित क्षेत्र हो या फिर तकनीकी क्षेत्र हो। यहाँ पर इसी तरह के आर्थिक सहयोग को समझने के लिए एक उदाहरण है। नवंबर 2016 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान यूके और भारत ने 1 बिलियन पाउंड या करीब उससे भी कम पे व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा ब्रेक्जिट के बाद यूके की पहली बड़ी व्यापारिक पहल थी, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के निकलने के बाद वैश्विक साझेदार ढूंढना था। इस दौरान कई सौदे हुए, जैसे कि डायनामिक एयरबेस विमान के पुर्जों के लिए 205 मिलियन पाउंड का सौदा, जिसमें 120 मिलियन पाउंड यूके को लाभ पहुंचा। 60 नौकरियां
पैदा हुई। भारत में अपने स्टोर खोलने के लिए 150 मिलियन पाउंड का निवेश। किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल और अन्य यूके प्रदाताओं ने भारत में $300 मिलियन के सौदे भी किए। यहाँ पर देखने को मिला कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ही रहा, लेकिन बात फिर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे नहीं बढ़ सकी। इस 100 मिलियन पाउंड के सौदे से कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, एफटीए की दिशा में ये एक ठोस कदम था जिससे दोनों देशों के बीच टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं कम होंगी। दूसरा, भारत की तकनीकी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों का समर्थन करता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन होता हुआ दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के साथ एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ऐसा लगता है जैसे कि भारत ने अब मन बना लिया है कि समय के साथ अपने आप को उसी अंदाज में चलना जो एक समय था, 1969 का समय था। उस समय इसरो की स्थापना कर एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया गया था भारत के द्वारा। 1960 के दशक में भारत एक विकासशील देश था जहां तकनीकी संसाधन सीमित थे, फिर भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो की नींव रखी गई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की औपचारिक स्थापना हुई और इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए गए। उदाहरण के लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ के साथ तकनीकी समझौते किए जिससे पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च करने में मदद मिली। शुरू में भारत के पास अपनी खुद की लॉन्च सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया। ये सहयोग उस समय भारत के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनसे तकनीकी ज्ञान और संसाधन मिले, जिसके बाद स्वदेशी रॉकेट और उपग्रह प्रणाली जैसे कि PSLV, GSLV को जन्म दिया गया। आज इसरो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। टाटा समूह का सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ सहयोग भी उसी तरह की शुरुआत है। जैसे इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से शुरू करके स्वदेशी तकनीक विकसित की, वैसे ही टाटा समूह इन MOUs के जरिए भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की राह पर ले जा सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं देखने को मिल रहा है कि टाटा समूह ने 25 फरवरी 2025 को घोषणा की है कि वो 10 और सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने जा रहा है। ये घोषणा टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम इन्वेस्टर्स समिट 2.0 के दौरान की। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना, टेक्निकल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस कदम से टाटा समूह न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि वैश्विक तकनीकी बाजार में भी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। चंद्रशेखरन ने अपने भाषण में कहा कि टाटा समूह पहले से ही कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों ASMPT, डिस्को, बेसी, कैडेंस और टोक्यो के साथ काम कर रहा है जो असम में अपनी मौजूदगी स्थापित कर रहे हैं। अब 10 और कंपनियों के साथ MOU यहाँ पर हस्ताक्षर कर नेटवर्क को विस्तार किया जाएगा। ये कदम टाटा समूह की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें वो असम के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है। यह प्लांट अगले साल तक चालू हो जाएगा और वैश्विक बाजार में असम निर्मित चिप्स की आपूर्ति शुरू करेगा। इसके अलावा टाटा समूह का ये प्रयास भारत की रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक हथियारों, ड्रोन, सैन्य उपकरणों और अंतरिक्ष तकनीक का आधार है। चंद्रशेखर ने असम सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इस सहयोग से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति हासिल करेगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो इसरो की शुरुआती साझेदारी की तरफ भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।